दोस्तों, मर्द का कौन सा अंग औरत को ज़्यादा पसंद आता है? आखिर वह कौन सा अंग है जिसे औरत सबसे ज़्यादा जरूरी समझती है? यह अंग औरत को इतना पसंद है कि अगर मर्द इस अंग को औरत के हाथ में दे दे तो वह उसे खुशी खुशी पकड़ लेती है। और जो औरत मर्दों के इस अंग को नापसंद करती है उन्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलती। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वह कौन सा अंग है जो औरत उस अंग को क्यों ज़्यादा पसंद करती है। आखिर क्यों औरत इस अंग को हाथ में लेने के लिए बेताब रहती है? दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा अंग औरत ज़्यादा पसंद करती है। दोस्तों, अधूरी जानकारी कई बार मौत का कारण भी बन जाता है, इसीलिए वीडियो को बीच में ना छोड़ें। कंचनपुर नगरी में एक राजा राज करता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने अपनी कुल देवी से मन्नत मांगी कि उसके घर में एक बेटा हो जाए तो वह घर से बाहर देवी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाएगा। दोस्तों, देवी की कृपा से राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा को अपार खुशी की अनुभूति हुई। राजा ने अपने वचन के अनुसार देवी का एक बहुत बड़ी और सुंदर मंदिर बनवाया जो शहर से बाहर रास्ते के नज़दीक था। हर आने जाने वाले को उस मंदिर में देवी के दर्शन करके ही जाना होता था। जो कोई जैसा मन्नत मांगता था उसकी वह इच्छा देवी की कृपा से पूरी हो जाती थी। धीरे धीरे राजा का बेटा बड़ा हो चला। मंत्री के बेटे से उसकी गहरी मित्रता थी। इधर राजा भी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन मंत्री ने राजकुमार को यह खबर दी कि इस समय राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है, वह आखिरी सांस भर रहे हैं, मरने से पहले एक बार आपको देखना चाहते हैं। राजकुमार यह खबर सुनकर तुरंत भागते भागते अपने पिता के पास आ गया। राजा ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, यह वजीर साहब तुम्हारे पिता के समान है, तुम सदैव इनकी बात मानना, इनके द्वारा सुझाए गए रास्ते को पकड़कर ही चलना, कभी धोखा नहीं खाओगे। इतना कहकर राजा मर गया। राजा के मरने के बाद राजकुमार को नया राजा बना दिया गया। वह अपने मंत्री की सलाह के बिना कोई काम नहीं करता था। एक दिन मंत्री राजकुमार को महल के कमरे दिखा रहे थे। उन्होंने सारे कमरे खोल कर दिखा दिया, परंतु एक कमरा खोलकर नहीं दिखाया। राजकुमार ने उस कमरे को भी खोलकर देखने के लिए कहा, लेकिन मंत्री ने वह कमरा दिखाने से मना कर दिया और बोले, राजकुमार, क्षमा करना, यह कमरा काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है। आपके पिता ने ही इसे ना खोलकर दिखाने का आदेश दिया था। वजीर के मना करने के बाद भी वह राजकुमार उस कमरे को खोलकर देखने पर अड़ा था। तब राजकुमार का मित्र और वजीर का बेटा कहता है, पिताजी, अब राजकुमार इतना कह रहे हैं तो इस कमरे को खोलकर दिखा क्यों नहीं देते? आखिर यह महल, कमरे, बाग बगीचे, राजपाट सब कुछ राजकुमार का ही तो है। अब तो हमारे राजा यही हैं और इनका आदेश ही हमारे सिर माथे है। अपने बेटे के कहने पर मंत्री ने वह कमरा खोल दिया। राजकुमार मंत्री के बेटे के साथ उस कमरे में गया। कमरा बड़ा सुंदर था। उस कमरे में खासियत यह थी कि दीवारों पर तरह तरह की सुंदर राजकुमारियों की तस्वीरें लटक रही थी। उनको देखते एक तस्वीर पर राजकुमार की नज़र टिक गई। उसने अपने मंत्री से पूछा कि सुंदर मोहिनी मूरत वाली यह कौन स्त्री है? मंत्री ने बताया कि यह सिंगल देश के राजा जयध्वज की कन्या है। इसका नाम है ब्रह्मावती। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इससे विवाह करने के लिए अनेकों राजकुमार गए पर कोई वापस लौटकर नहीं आया। राजकुमार कहने लगा, मंत्री जी, मैं भी आज से एक प्रण करता हूँ कि मैं ब्याह करूँगा तो इसी राजकुमारी से, वरना जीवन भर कुंवारा बैठा रहूँगा। राजकुमार के वजीर के बेटे ने भी समर्थ किया, हाँ मित्र, यही राजकुमारी तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य है। दोस्तों, नया नया खून था, किसी युद्ध से अभी तक सामना नहीं हुआ था, इसीलिए अपना रक्त उबाले मार रहे थे। उन्होंने बूढ़े मंत्री की एक भी ना सुनी। बूढ़ा वजीर उन्हें समझाता रहा, देखो, सिंगल द्वीप पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। 7 समुंदर को लांग कर ही
वहां जाया जा सकता है, और यदि वहां किसी तरह से पहुंच भी गए तो राजकुमारी तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे असंभव कार्यों को करना मूर्खता होगी। मंत्री के बार बार समझाने पर भी यह दोनों नहीं रुके। उसने वजीर के बेटे को अपने साथ लिया और रास्ते के लिए कुछ जरूरी सामानों को रखकर घोड़े पर सवार होकर दोनों चल दिए। चलते चलते पूरे दिन बीत जाते हैं। शाम हो गई तो उन्होंने एक बाग में अपने घोड़े को बांध दिया और वहीं खाया पिया और रात बिताने के लिए उसी बाग में ठहर गए। जब मध्य रात्रि का समय हुआ तो एक परियों का उड़न खटोला उसी बाग में आकर उतरा। परियों की रानी ने जब दो युवकों को उस बाग में लेटे हुए देखा तो परियों की रानी राजकुमार पर मोहित हो गई। परियों ने उन दोनों को सोते हुए ही उठवा लिया। उन्होंने जब अपने आप को परियों के घिराव पाया तो वह डर गए। हाथ जोड़कर बोले, हे परियों, हमें यहाँ से जाने दीजिए। रानी परी कहने लगी, चले जाना, पर जाने से पहले तुम्हें हमसे विवाह करना होगा। राजकुमार कहने लगा, परियों की रानी, इस समय हम एक जरूरी उद्देश्य की पूर्ति हेतु घर से निकले हैं। यदि वह हमारा काम बन गया तो हम तुमसे विवाह जरूर करेंगे। यह पूछने लगी कि क्या उद्देश्य है। राजकुमार जवाब दिया, हम सिंगल देश की राजकुमारी से विवाह करने के लिए जा रहे हैं। इस समय में आपसे विवाह नहीं कर सकता। यदि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए तो मैं आपको वचन देता हूँ कि लौटते समय मैं आपसे जरूर विवाह करूँगा। तब परियों की रानी बोलती है, हे राजकुमार, सिंगल द्वीप तक पहुँचना मनुष्य के बस की बात नहीं है। राजकुमारी ब्रह्मावती नहीं हो सकती। यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ दूंगी जिसकी सहायता से तुम्हें राजकुमारी तक सफलतापूर्वक पहुंचा देगी। राजकुमार यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगा। इतना सुनकर परी ने अपना उड़न खटोला और एक अंगूठी उन्हें दे दी और कहा, देखो, इस उड़न खटोला की सहायता से तुम पल भर में सिंगल द्वीप में पहुंच जाओगे, और इस अंगूठी में यह करामत है कि यह जब तक तुम्हारी उंगली में पड़ी रहेगी तब तक कोई विपत्ति तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, ना किसी का जादू टोना तुम पर असर करेगा। अंगूठी और खटोला लेकर परियां आकाश में उड़ गई। इधर राजकुमार और उसका मित्र उड़न खटोले पर बैठकर सिंगल द्वीप को चल गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने दोनों चीजों को बांट लिया। अंगूठी को राजकुमार ने ले ली और उड़न खटोला वजीर के बेटे के पास रह गया। जब ये दोनों ब्रह्मावती के शहर में पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया का घर है। राजकुमार ने सोचा कि शहर में तो आ ही गए हैं, क्यों ना इस बुढ़िया माँ के पास पहुंचकर कुछ जलपान किया जाए और राजकुमारी के संबंध में कुछ बातचीत भी कर लिया जाए। पर उसे यह नहीं मालूम था कि वह बुढ़िया जादूगरनी है। वह आए हुए अतिथि को जलपान कराकर और उस पर अपना जादू चलाकर उसे लूट लेती है। राजकुमार से विवाह की आस लेकर जो भी राजकुमार वहां आता था, वह बुढ़िया उस पर जादू चलाकर उसे लूटकर मक्खी मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इसीलिए आज तक कोई राजकुमार ब्रह्मावती के पास नहीं पहुंचा। उस जादूगरनी बुढ़िया के यहाँ मक्खी मच्छर बने चिपके हुए थे। उस बुढ़िया को देखकर वजीर के बेटे को कुछ संदेह हुआ। उसने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम जाओ, तब तक जलपान करो, मैं यहाँ पर खड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। राजकुमार जब उसके पास पहुँचा, जलपान किया, तब उस बुढ़िया ने अपना जादू चलाया, पर उसके जादू ने राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह परी रानी की दी हुई अंगूठी पहने हुआ था। बुढ़िया एकदम समझ गई कि जरूर इसके पास कोई जादू को काटने वाली चीज़ है। अब तो वह मीठी मीठी बातें करती हुई, अरे बेटा, तुम मुझे पहचान नहीं पाया, मैं तेरी बुआ हूँ। तुझे बचपन में देखा था, तब से लेकर अब तो तू काफ़ी सयान हो गया है। ऐसे ही मीठी मीठी बातें कहकर वह दुष्ट बुढ़िया उस राजकुमार के गले से लिपट गई और बातों ही बातों में उसने राजकुमार की उंगली से अंगूठी निकाल ली और उसे
मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। काफी देर के बाद भी जब राजकुमार नहीं लौटा तो मंत्री के बेटे को संदेह हुआ कि जरूर इस बुढ़िया ने उसे गायब कर दिया है। यदि मैं भी गया तो यह कहीं मुझे भी गायब ना कर दे। यही सोचकर मंत्री का बेटा उड़न खटोला पर बैठकर वहां से लौटकर उसी परियों वाले बाग में आ पहुंचा। और रात्रि में जब परियां आई तो उन्हें सारी बात बताई कि सिंगल द्वीप में एक बुढ़िया ने राजकुमार को गायब कर दिया है। परियों की रानी ने जब यह सुना तो सारा रहस्य समझ गई। उसने बताया कि उस जादूगरनी बुढ़िया ने राजकुमार की अंगूठी चुरा ली है, इसीलिए उसे अपने जादू से मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दी है। अब तो एक ही उपाय है। समुद्र के बीच में एक छोटा सा द्वीप है जिसमें हजारों की संख्या में ताड़ के पेड़ है। वह ताड़ का बगीचा हिंसक पशुओं, शेर, चीता आदि से भरा पड़ा है। उसी वन में एक ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा हुआ है जिसमें एक चिड़िया बंद है। उसी चिड़िया के अंदर उस जादूगरनी के प्राण है। यदि तुम उसे मार डालो तो वह बुढ़िया अपने आप मर जाएगी। तरीके बताए अनुसार वजीर का बेटा उड़न खटोला पर बैठकर उसी ताड़ के वन में पहुंच गया और उस पिंजरे को उतार लाया। पिंजरे में बैठी हुई चिड़िया की गर्दन उसने मोड़ दी। जैसे ही चिड़िया की गर्दन मोड़ी उधर बुढ़िया भी अपने आप मर गई। अब तो वजीर का बेटा उस बुढ़िया के घर पहुंच जाता है तो देखा बुढ़िया मरी पड़ी है। उसने तुरंत अपने हाथ में अंगूठी निकाल ली। राजकुमार ठीक होकर दीवार से छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने अब तक जिन राजकुमारों को मक्खी मच्छर बनाया था वह सब ठीक हो गए। उन सब ने मंत्री के बेटे का बड़ा आभार प्रकट किया कि तुमने आज हमें इस बुढ़िया के बंधन से आज़ाद कर दिया। अब हम अपने देश लौटकर अपने माता पिता, भाई बहन से मिल सकेंगे। न जाने कितने मुद्दतें हो गई झोपड़ी में मक्खी मच्छर बने हुए। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह बार बार उन दोनों को धन्यवाद दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने वहीं पर बारात सजाई और उन समस्त राजकुमारों को बाराती बनाया और बारात लेकर रानी ब्रह्मा के द्वार पर पहुंच गए। बड़ी धूमधाम से ब्रह्मा के साथ विवाह हुआ और वो अपने देश को लौट आया। जब राजकुमार ब्रह्मा को ब्याहने के लिए घर से निकला था तो उसने अपने नगर से बाहर देवी के मंदिर में यह मन्नती मांगी थी कि राजकुमारी ब्रह्मा से अगर शादी हो गई तो अपना सिर काटकर देवी को चढ़ा दूंगा। काफ़ी देर के बाद भी जब वह मंदिर से लौट नहीं आया तो उसका मंत्री वजीर का बेटा उसे देखने के लिए गया। वहां पहुंचकर देखा तो मित्र का कटा हुआ सिर देखा तो वह घबरा उठा। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है, कोई यह तो नहीं समझेगा नहीं कि उसने अपना सिर स्वयं चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि राजकुमार की सुंदर स्त्री को देखकर वजीर के बेटे की नीयत खराब हो गई, इसीलिए उसने अपने ही मित्र का कत्ल कर दिया। इससे तो अच्छा है कि यह कलंक लगने से पहले मैं भी अपना सिर काट दूं। इतना कहकर वजीर के बेटे ने भी तलवार से अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। काफी देर के बाद जब मंत्री का बेटा भी लौटकर नहीं आया तो राजकुमारी ब्रह्मावती सोचने लगी कि दुनिया वाले मुझे हत्यारिन समझेंगे, मुझ पर कलंक लगाएंगे, जरूर इसका किसी पर पुरुष से संबंध होगा। इसीलिए इसने अपने पति और उसके दोस्त की हत्या कर दी। यह कलंक लगने से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। इतना कहकर उसने तलवार से जैसे ही अपना सिर से काटना चाहा, देवी तुरंत प्रकट हो गई और उसका हाथ पकड़कर कहा, पुत्री ठहरो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो, तुम जो मांगोगी वह मैं तुम्हें दूंगी। राजकुमारी कहने लगी, माँ मेरी पति और उसके दोस्त को जीवित कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देवी ने कहा, पुत्री मैं इन दोनों को अभी जीवित कर देती हूँ। तुम इन दोनों के शीश उठाकर इनके धड़ से मिलाकर रख दो। फिर ब्रह्मावती ने गलती से मंत्री के बेटे का सर राजकुमार के शरीर पर लगा दिया
और राजकुमार के शरीर पर मंत्री के बेटे का सर लगा दिया। अब उसने देखा कि यह क्या हो गया, मेरे पति के शरीर पर मंत्री के बेटे का सर जुड़ गया। अब क्या करूंगी, इससे अपने पति स्वीकार करूं। ब्रह्मावती बहुत ही समस्या में पड़ गई और कहने लगी कि माँ, मैं तो आज स्वयं ही धर्म संकट में फंस गई। एक के ऊपर मेरे पति का सिर है और धड़ उसके मित्र का है। वहीं दोनों उस स्त्री के लिए झगड़ने लगे। एक कहता है यह मेरी स्त्री है, दूसरा कहता है यह मेरी स्त्री है। अब तो वे दोनों झगड़ते हुए फैसला करने के लिए राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। तो राजा विक्रमादित्य ने समझाया, देखो, नदियों में उत्तम गंगा है, पर्वतों में उत्तम सुमेरु पर्वत है, वृक्षों में कल्प वृक्ष है और अंगों में प्रमुख सिर है। एक हाथ ना रहे तो भी मनुष्य जिंदा रह सकता है, दोनों हाथ ना रहे तब भी मनुष्य जिंदा रह सकता है, दोनों पैर कट जाए तो भी मनुष्य जीवित रह सकता है, पर यदि सर ना रहे तो शरीर प्राणहीन हो जाता है। इसीलिए जिस धड़ पर राजकुमारी के पति का सिर है वही उसका पति है। सिर के बिना कुछ भी नहीं है। अब तो ब्रह्मावती इस प्रकार दोनों अपने नगर लौट आए। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पत्नी के लिए पति का कौन सा अंग जरूरी होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हर हर महादेव जरूर लिखें।